नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के विषय कथेतर गद्य साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित रिपोर्टाज विद्यापत नाच को पढ़ने वाले हैं। मैं इसका सरल सारांश आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही इसका संक्षिप्त विश्लेषण आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित विद्यापत नाच हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। इसमें लेखक ने बिहार के ग्रामीण और निम्न वर्गीय समाज में प्रचलित लोक नृत्य विद्यापत नाच का अत्यंत जीवंत, यथार्थ और संवेदनात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। यह केवल लोक नृत्य का वर्णन नहीं, बल्कि दलित वंचित समाज के जीवन, उनकी पीड़ा, हास्य, अभाव, प्रेम, संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का दस्तावेज है। रेणु ने इसे बड़े आत्मीय और व्यंग्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए इसके प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको इसका सारांश बताता हूँ। रिपोर्टाज के आरंभ में ही लेखक विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि प्रसिद्ध नृत्याचार्य उदय शंकर उनकी इस रचना को अनुचित न समझे, क्योंकि संभवतः उन्होंने विद्यापत नाच का नाम भी नहीं सुना होगा। लेखक पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि यह कोई उच्च कोटि का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि ग्रामीण निम्न वर्गीय समाज का लोक नृत्य है। इसलिए जो लोग केवल ओरिएंटल और क्लासिक नृत्य में रुचि रखते हैं, वे अपना समय इसमें व्यर्थ ना करें। इस प्रकार आरंभ में ही लेखक भद्र समाज और लोक संस्कृति के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि विद्यापत नाच की उत्पत्ति संभवतः बिहार के दरभंगा जिले से हुई थी। यद्यपि अपने मूल क्षेत्र में इसकी स्थिति क्या है यह स्पष्ट नहीं, परंतु उत्तर बिहार, जिसमें भागलपुर, पूर्णिया आदि के गांवों में यह आज भी लोकप्रिय है। विशेष रूप से जो छोटी जाति के समुदाय के लोग हैं, मुसहर, दुसाध, धांगर आदि के निम्न वर्गीय जातियों में विवाह, मुंडन और अन्य उत्सवों पर इसका आयोजन होता है। तथाकथित सभ्य और शिक्षित लोग इसे हीन कला मानते हैं, इसे देखने से अपनी बेइज्जती समझते हैं। लेखक यहाँ समाज की जातिगत मानसिकता और सांस्कृतिक भेदभाव पर व्यंग करते हैं। लेखक स्वीकार करते हैं कि जब वे स्वयं को भद्र और शिक्षित समझने लगते थे, तब उन्होंने इस नाच से दूरी बना ली थी, लेकिन बाद में उन्हें अपनी इस भूल का एहसास हुआ और वे इस लोक नृत्य के प्रेमी बनते चले गए। वे जब भी नाच देखने पहुंचते, कलाकार उनसे झिझक जाते, नर्तकों के पैर ढीले पड़ जाते, मृदंग धीमा हो जाता और दर्शकों के बीच कानाफूसी होने लगती थी। उन्हें शर्मिंदा होकर लौटना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है कि लोक कलाकार तथा कथित शिक्षित समाज से भयभीत और संकोचग्रस्त रहते थे। लेखक बताते हैं कि सामान्यतः इस नाच में 7 से 8 कलाकार होते हैं। इसमें 2 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, मृदंग और मंजीरा। इसमें इसके दलों में 1 या 2 नर्तक होते हैं जो नृत्य करते हैं। एक विक्ता होता है जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, और कुछ सहायक गवैये होते हैं जो गीत गाते हैं। इसके वेशभूषा को देखें तो लाल सालू की धाधरी, पीतल कांसे के गहने, चेहरे पर काली, घुटनों तक पतलून, घुंघरू आदि की इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। विक्ता इस नाच का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। उसकी हास्यपूर्ण हरकतें ही नाच को सफल बनाती हैं। विशेष रूप से काने, कुबरे और विकलांग व्यक्ति इस भूमिका में अधिक सफल माने जाते हैं। विक्ता एक पात्र होता है जो नर्तक जब नृत्य करता है तब उसका वो कॉपी करता है, उसका नकल करता है और उसको हास्यपूर्ण रूप में परिवर्तित करके उसे प्रस्तुत करता है। उसका कॉपी करके उसका मजाक बनाता है। तो इस प्रकार विक्ता इसका महत्वपूर्ण पात्र है जो इस नाच में हास्य उत्पन्न करने का काम करता है। लेखक पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे थोड़ी देर के लिए अपनी भद्रता उतार कर फेंक दें और उनके साथ मुसहर टोली में चले, जहां यह विद्यापत नाच हो रहा है। पूरी बस्ती उमड़ पड़ी है। युवक, युवतियां,
बूढ़े बच्चे सभी उत्सुकता से नाच शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह दृश्य ग्रामीण लोक जीवन की सामूहिकता और उत्साह को दर्शाता है। मृदंग और मंजीरे की ताल के साथ नाच आरंभ होता है। संस्कृत के बिगड़े हुए शब्दों से मंगलाचरण गाया जाता है। लेखक पाठकों को हंसने से रोकते हैं क्योंकि यह लोक जीवन की अपनी शैली है। नर्तक गोल गोल घूमकर नाचता है, विक्टा उसकी नकल करते हुए हास्य उत्पन्न करता है। जब नाच शुरू हो जाता है, दर्शक बैठ जाते हैं, तो जो नर्तक है वो दर्शक के चारों ओर घूमता है, नृत्य करता है, नृत्य करता हुआ घूमता है। और जो विक्टा नाम का जो इसका विशेष पात्र है, वो उस नर्तक का हास्य पूर्ण रूप से नकल करता है और वो नाच में हास्य उत्पन्न करता है। मृदंग की बदलती ताल और कलाकारों की भूमिकाएं पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। नर्तक घूंघट निकालकर स्त्री का अभिनय करते हैं। वे हंस गमन की चाल में करता है और दर्शक और विक्ता दोनों आनंदित हो उठते हैं। यानी जो नृत्य करने वाला पात्र है वो स्त्री के वेश में आता है, जिसे देखकर सब रोमांचित हो उठते हैं। लेकिन जब नर्तक घूंघट हटाता है तब उसकी दाढ़ी मूंछ वाली सूरत देखकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। लेखक बार बार पाठकों को याद दिलाते हैं यह कोई फिल्मी या शास्त्रीय प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह विदापत नाच है। नर्तक का नाम टहलू पासवान है। लेखक उसका दुखद जीवन परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि उसका पिता डकैती के अपराध में काले पानी भेज दिया गया है, यानी उसे काले पानी का सजा मिल गया है। माँ किसी दूसरे पुरुष के साथ चली गई है और वे बचपन से ही नाचने लगा है। युवा अवस्था में वह अत्यंत प्रसिद्ध नर्तक था। उसके हाव भाव इतने प्रभावशाली थे कि पर्वतिया नाम की एक स्त्री अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग आई थी। यह प्रसंग लोक कलाकारों के व्यक्तिगत जीवन और उनकी सामाजिक स्थिति को उजागर करते हैं। इस नाच में विद्यापति के पद गाए जाते हैं। नर्तक प्रेम, विरह और श्रृंगार के गीत प्रस्तुत करते हैं, किंतु विक्टा हर गीत के बीच हास्य पैदा करता है। उदाहरण के लिए एक गीत आता है जिसमें विद्यापति का गीत है, उसमें बताया गया कि इह माँ बादर भरल बादर, और आगे इसकी कुछ पंक्तियां हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये भादव का महीना है, इसमें बादल उमड़ आए हैं, वर्षा होने वाली है। लेकिन इसी गीत को विक्टा जब हास्यपूर्ण रूप में परिवर्तित करता है तो वो कहता है ये माँ भादर बरी से बादर चुअत छप्पर मोर, यानी इस माह में जब बारिश होगी, ये भादव का महीना है, जब बारिश होगी तो हमारा जो छत है वो चूने लगेगा। यह सुनकर दर्शक जोरदार हंसी से हंसने लगते हैं। विक्ता केवल हास्य पात्र नहीं है, वो समाज की सच्चाइयों को भी सामने लाता है। वे अपने कर्ज, गरीबी, शोषण की कहानी सुनाता है। 7 साल सूद चुकाने पर भी उसका ऋण समाप्त नहीं हुआ। बैल की तरह मेहनत करनी पड़ती है। बर्तन बेचकर पटवारी और चौकीदार को देना पड़ा है। यह अंश किसानों और गरीबों के आर्थिक शोषण को उजागर करता है। एक गीत में विक्टा जीवन की कठोर वास्तविकता सामने लाता है। वह कहता है कि वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, मछलियां मर गई, अकाल पड़ने वाला है। दिन भर मेहनत करने पर केवल एक सेर धान मिलता है। यह रेणु ग्रामीण निर्धनता और किसान जीवन की त्रासदी को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। नाच में केवल दुख नहीं, प्रेम और हास्य भी है। जब नर्तक प्रेम गीत गाता है तब युवतियां मुस्कुराने लगती हैं, नौजवान रोमांचित हो उठते हैं और अधेरों को अपनी जवानी याद आने लगती है। लोकगीत पूरे वातावरण में मस्ती और भावुकता भर देती है। नाच के अंत में चेथरू गोसाई नामक एक पात्र आता है। वह कबीरपंथी है। जमींदार ने उससे झूठी गवाही मांगी थी, जिससे वह इनकार कर देता है, मना कर देता है। तब उसे
घर से निकाल दिया जाता है, वो अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ देता है और बैरागी बन जाता है। वो खंजरी बजाकर नाच में शामिल हो जाता है। वो एक गीत गाता है, चलू मन ससुराली। इस गीत को वो निर्गुण की तरह समझता है, निर्गुण भक्ति का गीत वह मानता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यह प्रसंग लोक कला की आध्यात्मिक शक्ति और मानवीय संवेदना को दर्शाता है। रिपोर्टाज के अंत में लेखक अत्यंत मार्मिक टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि यह नाच कला की बड़ी बड़ी तकनीकों का प्रदर्शन नहीं है, यह उन दुखी, अभावग्रस्त और शोषित लोगों का मनोरंजन है जिन्होंने थोड़ी देर हंसकर, गाकर, अपनी पीड़ा पर व्यंग करके अपने मन को हल्का किया है। उनकी दबी इच्छाएं कुछ क्षणों के लिए जाग उठी और कठोर जीवन में खुशी आ गई। लेखक पुनः कहते हैं कि यह महज विद्यापत नाच था, लेकिन वास्तव में यही महज शब्द इस लोक कला की महानता को स्थापित कर देते हैं। यह नाच निम्न वर्गीय समाज की संस्कृति, संवेदना और संघर्ष का सजीव प्रतीक बन जाता है। विद्यापत नाच केवल एक लोक नृत्य का वर्णन नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति का दस्तावेज, दलित वंचित जीवन का चित्र और लोक हास्य और लोक संगीत का संगम, सामाजिक विषमता पर व्यंग तथा मानवीय संवेदनाओं का जीवन चित्रण है। रेणु ने अत्यंत सहज और बोलचाल और आंचलिक भाषा में लोक जीवन को मूर्त रूप दिया है। यह रिपोर्टाज हिंदी साहित्य में आंचलिकता और लोक संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार इसका सारांश मैंने आपको बताया, जिसमें आपने नाच को देखा और इस नाच के साथ जो रेणु जी ने टिप्पणी की है, उस जो बताने की कोशिश की है उसे आप समझ गए होंगे। अब मैं इसका संक्षिप्त विश्लेषण आपको बताता हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज विद्यापत नाच हिंदी साहित्य में लोक जीवन और आंचलिक संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें लेखक ने बिहार के निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज की लोक कला, जीवन संघर्ष, हास्य, पीड़ा और संवेदनाओं का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया है। यह केवल एक लोक नृत्य का वर्णन नहीं, बल्कि समाज के उपेक्षित वर्गों जैसे छोटी जाति के जो लोग हैं, मुसहर, दुसाध, धांगर आदि के जीवन का जीवन चित्रण है। तथाकथित भद्र समाज जिस कला को हीन समझता है, वही कला गरीब लोगों के जीवन में आनंद, प्रेम और मानसिक राहत का माध्यम बनती है। रिपोर्टाज में बिकटा एक चरित्र है जो विशेष महत्व रखता है। वह केवल हास्य उत्पन्न नहीं करता, बल्कि गरीबी, कर्ज, अकाल और शोषण और सामाजिक विषमता पर तीखा व्यंग भी करता है। उसके माध्यम से ग्रामीण जीवन की कठोर सच्चाइयाँ सामने आती हैं। रेणु ने विद्यापति के श्रृंगारपूर्ण पदों को लोक शैली में प्रस्तुत करके लोक संस्कृति की सहजता और जीवंतता को उभारा है। नाच में हास्य, प्रेम, विरह और करुणा का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। भाषा की दृष्टि से देखें तो यह रचना अत्यंत प्रभावशाली है। आंचलिक शब्दों, लोकगीतों, संवादों और ध्वन्यात्मक शैली ने रिपोर्टाज को सजीव बना दिया है। पाठक को ऐसा लगता है मानो वह स्वयं नाच देख रहे हो। अंततः यह विद्यापत नाच लोक कला के माध्यम से दलित वंचित समाज की संस्कृति, उनकी पीड़ा और उनके जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त करने वाली अत्यंत मार्मिक रचना है। तो इस प्रकार हमने विद्यापत नाच रिपोर्टाज को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप इसके प्रसंगों के माध्यम से इस पूरे नाच को समझ पा रहे होंगे। अगर आपके पास समय हो तो आप इसके मूल टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।